यूट्यूब चैनल। मैं मोहसिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एसिटिलीन तक पढ़ाई कर ली थी, अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मटेरियल्स यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हिंदी में पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। तो धातु के बारे में यानी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है आपका, पहला जो है ये आघात वर्धनीय होती हैं। मीन्स यदि इसको हथौड़े से पीटने पर ये पतली चादर की तरह बदल जाए, यानी कि आघात वर्धनीय से यहाँ पे मतलब है यदि किसी धातु की वस्तु को आप हथौड़े से पीटेंगे तो वो पतली चादर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, पतला पतला चादर के फॉर्म में आ जाएगा। मैलिएबल बोलते हैं आघात वर्धनीय को इंग्लिश में, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। धातु क्या होती हैं, दूसरा पॉइंट है, धातु तन्य होती हैं, डक्टिविटी होती है इनके अंदर, यानी कि खींचने पर थिन वायर में कन्वर्ट हो जाती हैं। पतले धातु जो होती हैं वो तन्य होती हैं, उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, डक्टिविटी उनमें पाई जाती है। वो पतले तार की तरह यदि उनको खींचा जाएगा ना तो वो पतली इतनी पतली हो जाती हैं कि एक पतले तार की तरह, जिसको बोलते हैं कि ये धातु का वायर है या धातु का पतला तार की तरह वो बदल जाती हैं। धातु सोनोरस होती हैं, यानी कि मीठी ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ये तो आपको पता ही होगा, आप किसी धातु के बर्तन भी होते हैं, धातु के बर्तन होते हैं तो वो जो है मीठी ध्वनि जो है वो उत्पन्न करते हैं, उनमें से आवाज़ आती है। यहाँ पर हमने 3 प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, तो पहली प्रॉपर्टी आघात वर्धनीयता के बारे में थी या मैलेबिलिटी के बारे में थी, यानी कि किसी भी धातु को अगर आप हथौड़े से पीटेंगे यानी उसको उस पर हथौड़ा लगाएंगे तो वो पतली चादर के फॉर्म में आ जाएगी, पतली पतली चादर के फॉर्म में आ जाएगी। दूसरा हो जाएगा, धातु जो होती हैं उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, डक्टिविटी पाई जाती है, यानी कि उनको अगर खींचा जाएगा तो वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएंगी। दूसरा, धातु सोनोरस होती हैं। सोनोरस से मतलब यहाँ पे ये था कि धातु जो होते हैं वो मीठी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। चौथा ऑप्शन जो आपका पॉइंट है वो ये है कि धातु कठोर होते हैं। पांचवा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ऊष्मा के जो हैं अच्छे चालक होते हैं। धातु ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि धातु जो होते हैं वो विद्युत के भी चालक होते हैं। इन पॉइंट्स को भी याद रखना, धातु ऊष्मा और विद्युत दोनों के चालक होते हैं, कठोर होते हैं, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, तन्यता पाई जाती है, मीठी ध्वनि पाई जाती है या जिसको बोलते हैं सोनोरस पाया जाता है। 7 पॉइंट जो है वो धातु केवल 2 ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। वैसे तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिनके बारे में आप जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन यहाँ पर धातुओं की बात हो रही है तो धातु केवल 2 ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस और द्रव अवस्था में, यानी कि या तो वो सॉलिड होंगे या वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे। धातुओं की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मेटल्स। सॉलिड में जो होता है आपका कौन कौन होता है और लिक्विड में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है आपका Fe, यानी कि आयरन। आयरन जो होता है वो आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है और आयरन आपका धातु होता है। कॉपर भी ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये भी एक धातु होती है। एजी बोलते हैं सिल्वर को, सिल्वर आपकी मेटल्स होती हैं और मेटल जो होती है ये भी आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती है। Au होता है गोल्ड भी होता है जो कि आपकी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ये भी धातु होता है। लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है तो Hg यानी मरकरी, या जिसको हिंदी में बोलते हैं पारा, और पारे का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है तो थर्मामीटर में किया जाता है। पारे का इस्तेमाल यानी मरकरी यानी Hg होता है वो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। गैसीय अवस्था में धातु कभी भी नहीं पाई जाती है, इस बात को भी ज़हन में रखना है कि धातु कभी भी यानी मेटल्स आपकी कभी भी गैसीय अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। धातु कठोर होते हैं, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, फिर से भी लेकिन यहाँ पर ये बात ये थी कि धातु कठोर होते हैं। एक आपका अपवाद भी आ जाते हैं। कुछ अपवाद कौन कौन से हैं? सोडियम यानी Na, के यानी कि पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम ये दोनों धातु हैं, लेकिन उसके बाद भी ये इस वाली बात का विरोध करते हैं कि धातु कठोर होते हैं। इसका मतलब ये दोनों अपवाद हैं, यानी कि ये दोनों सॉफ्ट मेटल हैं। ये मेटल होते हुए भी सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए ये आपके अपवाद में गिने जाते हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल हैं, मुलायम धातु हैं, इसको
को आप ध्यान में रखिएगा। मुलायम धातुओं के नाम अगर ऑप्शन में दे दिए तो यहाँ पर आपके आंसर बन जाते हैं कि सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, यानी कि ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट धातुएं होती हैं, सॉफ्ट मेटल्स होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इस पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा, नोट्स अपने बनाते चलिएगा। जितने आप अपने तरीके से नोट्स बनाएंगे अपनी लैंग्वेज में मेरी बातों को और इन नोट्स को लिखते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है। यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं, एक नोट लिखा हुआ है, मरकरी के अलावा गैलियम और सीजियम दोनों लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, पर ऑप्शन में दोनों उपस्थित हों तो गैलियम पर टिक करना है। ठीक है, ये भी आप याद रखिए क्योंकि गैलियम को एक करेक्ट आंसर माना जा रहा है, इसलिए अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे हों तो वहाँ पर गैलियम आपका आंसर बन जाएगा। मरकरी यानी कि पारा यानी कि Hg जो था वो आपका लिक्विड अवस्था में पाया जा रहा था, लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा था क्या, तो ये था एक मेटल यानी कि ये था आपका धातु। लेकिन यहाँ पर दो आपके और ऐसे मेटल्स नज़र आ रहे हैं जो कि आपके लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। पहला है गैलियम, दूसरा है सीजियम, ये दोनों भी लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। ऊपर हमने मुलायम धातुओं के बारे में पढ़ा था, यानी कि वैसे तो सारे धातु कठोर होते हैं, दो यहाँ पर अपवाद थे, सोडियम पोटेशियम, और ये इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता था। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नॉन मेटल्स की, यानी अधातुओं के गुणों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यानी जो धातुओं के गुण थे अगर उनमें नहीं लगा दो, मतलब वहाँ पर जो धातु करेंगी थी वो अधातु नहीं करेंगी, वही आपके बन जाएंगी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स यानी अधातुओं के गुण। पहला, ये आघातवर्धनीय नहीं होती हैं। आघातवर्धनीय का मैंने आपको मतलब बताया था, हथौड़े से पीटने पर पतली चादर की तरह हो जाती हैं, तो अधातु में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तन्यता, डक्टिविटी इसमें नहीं पाई जाती, यानी पतले वायर की तरह इनको नहीं खींचा जा सकता। और तीसरा, ये चमकीली नहीं होती है। धातु आप कोई भी देखेंगे, धातु की प्रॉपर्टीज में आप ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं कि जो धातु होते हैं वो चमकीले होते हैं, उनमें चमक होती है, धातुओं में चमक होती है। सोना है, चांदी है, इनमें चमक होती है। Hg है, मरकरी है, उसके अंदर भी आपको चमक देखने को मिल जाती है। आयरन है, उसके अंदर भी आपको चमक देखने को मिल जाती है। एग्जैक्ट यानी कि अपवाद, यहाँ पर भी एक अपवाद आ गए, आयोडीन, ग्रेफाइड। ग्रेफाइड और आयोडीन दो ऐसे नॉन मेटल हैं, यानी कि ग्रेफाइड और आयोडीन जो है वो दो नॉन मेटल हैं, यानी अधातु हैं, लेकिन चमक होती है इनके अंदर, यानी कि अधातुओं में चमक नहीं होती है। सारी अधातुओं में चमक नहीं होती है, लेकिन दो अपवाद ऐसे हैं जिनका नाम है आयोडीन और ग्रेफाइड, जिनके अंदर चमक पाई जाती है। इस पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। वहाँ पर हमने लिखा था कि धातु जो होते हैं वो कठोर होते हैं, तो वहाँ पर दो अपवाद निकल करके आए थे, एक सोडियम और पोटेशियम, और वो इतने मुलायम थे, इतने सॉफ्ट थे कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता था। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अधातु चमकीले नहीं होते, लेकिन फिर इनके अपवाद आ गए थे कि दो यहाँ पर आयोडीन और ग्रेफाइड जो थे ऐसे नॉन मेटल थे जिनमें चमक पाई जाती है। चौथा पॉइंट आ जाता है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के अंतर्गत, ऊष्मा के चालक नहीं होते, यानी कि ये आपके गुड कंडक्टर नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी के भी नहीं होते एंड हीट के भी नहीं होते, यानी ऊष्मा के चालक नहीं होते। और पांचवा पॉइंट है विद्युत के चालक भी नहीं होते। कौन नहीं होते, तो अधातु आपके विद्युत और ऊष्मा दोनों के चालक नहीं होते थे, जबकि वहां पर आपने ऊपर पढ़ा था कि धातु आपके इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर थे एंड हीट के भी गुड कंडक्टर हुआ करते हैं। अपवाद की बात की जाए, ग्रेफाइड एक बार फिर आ गया, एक नॉन मेटल है, ओके, और ये विद्युत का चालक होता है, यानी कि वैसे तो अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं, लेकिन एक अपवाद आता है जो कि ग्रेफाइड है, जो कि नॉन मेटल होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। और एक और बात अभी ऊपर आई थी, यही ग्रेफाइड था, यही ग्रेफाइड और आयोडीन दो ऐसे नॉन मेटल थे जो इस बात में भी अपवाद थे कि उनमें चमक पाई जाती है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। छठी प्रॉपर्टी आ जाती है, नॉन मेटल्स जो होते हैं भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं। एक एक्सेप्शन है, यानी एक अपवाद आ जाता है, हीरा।
ये प्रकृति पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है, इतना कि ये कांच को काट सकता है। ठीक है, कांच को काटने के लिए जिन सीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है उनके किनारों पर जो है हीरा ही लगा होता है। ठीक है, हीरा इतना होता है, इतना कठोर होता है, यानी प्रकृति पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। इस वाली पॉइंट को आप याद रखिएगा कि ये जो हीरा होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है, वो भी प्रकृति पर पाए जाना। इस वाले पॉइंट को भी आप हाईलाइट करके अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। भंगुर वर्ड क्या होता है, तो यहाँ पे आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा कि ये भंगुर यानी कि ब्रिटल क्या होता है। भंगुर बोलते हैं यानी कि तोड़ने पर चूरा चूरा हो जाना, किरची किरची हो जाना, बिल्कुल ही ऐसे 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 छोटे छोटे चूरा बन जाना, वो होता है भंगुर होता है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, लेकिन इसमें भी आपका एक अपवाद आ जाता है और वो अपवाद क्या होता है, आपका हीरा होता है। ठीक है, हीरा होता है, हीरा नॉन मेटल होता है, इसको भी आपको याद रखना है कि हीरा जो होता है वो आपका नॉन मेटल होता है और प्रकृति पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है, इतना कि ये कांच को भी काट देता है। ठीक है, धातुओं में चमक फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, मोस्टली लोगों को ये बात नहीं पता होती है कि धातुओं में जो चमक होती है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है और नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। यानी कि धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे थे जिसके कारण से उनमें चमक होती थी, नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, इस कारण से उनमें चमक नहीं होती। दो अपवाद है, उनके बारे में मैंने ऊपर आपको बता दिया है। डायमंड में चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में कई बार भी पढ़ा होगा। जब आप लोग 6, 7, 8 से लेकर के ये आप पढ़ते आते हैं, नहीं पढ़ा है, नहीं याद है तो आज फिर से इसको याद कर लीजिए कि डायमंड यानी हीरे में जो चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक प्रक्रिया होती है, उसके कारण होती है। उसका मतलब यानी हीरे में एक बार लाइट पहुँच गई तो वही आपकी चमकती रहती है, वो बाहर नहीं आती है। फिर अधातुओं की भौतिक अवस्थाएं यहाँ पर जान लेते हैं कुछ धातुओं के बारे में। सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं एंड गैसीय स्टेट में भी ये पाई जाती हैं। वहाँ पर धातु किस में पाई जा रही थी, केवल सॉलिड एंड लिक्विड में पाई जा रही थी, बट यहाँ पर अधातु जो होते हैं वो तीनों में पाए जा रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज में तीनों में पाए जा रहे हैं। सल्फर आपकी एक अधातु है जो कि सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। फास्फोरस आपकी एक अधातु है जो ये भी आपकी सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। लिक्विड स्टेट में कौन पाया जाता है, ब्रोमीन पाई जाती है। गैसीय अवस्था में कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम एंड नियॉन। ठीक है, इनके नाम भी आप थोड़े एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं क्योंकि हो सकता है इस तरीके से पूछ लिया जाए। लिक्विड मेटल पूछे तो Hg यानी पारा, और लिक्विड नॉन मेटल पूछा जाए तो ब्रोमीन आएगा, बट लिक्विड एलिमेंट अगर पूछा जाए तो दोनों ही इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ऑफ कोर्स इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगर एक पर्टिकुलर बात पूछे कि केवल मेटल के बारे में पूछा है या केवल नॉन मेटल के बारे में पूछ रहा है तो आपको मेटल पूछ रहा है तो मेटल लगाएंगे, नॉन मेटल पूछ रहा है तो आप नॉन मेटल लगाएंगे। यानी लिक्विड मेटल के बारे में पूछ रहा है तो आप लिक्विड मेटल, तो आपकी पारा थी, दो और भी थी वो भी आप लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में आ जाए। और लिक्विड नॉन मेटल पूछे तो आप ब्रोमीन लगा देंगे। लेकिन अगर ये पूछ रहा है कि लिक्विड एलिमेंट कौन सा है और आपको ऑप्शन में बोथ दे रखा है तो आपका आंसर जो है वो वहाँ पर बोथ बनेगा, क्योंकि एलिमेंट जो होते हैं वो आपके 3 टाइप के हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, अब धातुओं के यूजेस के बारे में हम इंशाल्लाह कल की क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आएगी। आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर बन जाता है, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और साथ में कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे ये बात ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला कोई नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँच सके। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके इस एग्ज़ाम के लिए जो कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है और 2024 में दिसंबर में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम 6, 7, 8 की कंप्लीट NCERT जो भी आपके सिलेबस में बनती है उनको कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा बढ़िया आपका कोई तैयारी हो नहीं सकती कि आप अच्छे लेवल पर इन सब की प्रिपरेशन कर लें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।